हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका को, जुडिशरी को पढ़ेंगे। और जुडिशरी में आज हम जो पढ़ेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो जुडिशरी में आपकी सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट 5 को पढ़ रहे हैं, संविधान का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको पूरा का पूरा जो क्या बोलता हूँ केंद्रीय व्यवस्था है उसको हमको पढ़ना है। जिसमें चाहे केंद्रीय आपकी न्यायपालिका हो, चाहे केंद्र की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। विधायिका और कार्यपालिका तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी जो न्यायपालिका है उसको पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले, इसके तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक मेरी इतिहास और भूगोल की क्लास को नहीं देखे हैं तो उनको पहले जाके देखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने संपूर्ण इतिहास को कवर कराया हुआ है, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ाया हुआ है 71 क्लासों में। तो उस इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई इतिहास पढ़ा है। और इसको अगर आप और मतलब कम टाइम में पढ़ना चाहें तो मैंने इसके लिए आपको मैराथन क्लासें बनाई हैं। 4 मैराथन क्लास इतिहास की बनाई हैं, जिसमें एक आपकी क्या है, प्राचीन इतिहास, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की है, कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की आपकी बनाई है। दूसरी हमने क्या बनाई है, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास पे हमने एक मैराथन बनाई है, जो करीब 10-10, 12-12 घंटे की आपकी क्या है मैराथन्स हैं। उसके बाद हमने 2 क्लासें आपकी आधुनिक भारत इतिहास की बनाई है, 2 क्लास हैं। तो ये 4 मैराथन क्लास के द्वारा आप पूरा इतिहास एक ही मतलब उसमें फ्लो में कवर कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन लेवल से कर पाएंगे। और इनकी जो पीडीएफ्स है मैंने इनके डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक लगा दिया है, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत शानदार पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। पहले आप क्लास देखना, क्लास में आपको पता लगेगा कि पीडीएफ किस तरह की आपको मिल रही है। उसके बाद मैंने संपूर्ण भारतीय भूगोल को कवर कराया है। इसमें पूरा मैंने ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। अब इसकी मैं 2-4 दिनों में संपूर्ण जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना उसकी क्लास स्टार्ट करने को हूँ, तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसकी भी मैंने 2 मैराथन्स बनाई हैं। वैसे तो 24 क्लासों में मैंने इसको पूरा कंप्लीट कराया है, 24 क्लासों में। और इसकी मैंने 2 क्लासें भी बनाई हैं, मतलब जो मैराथन क्लास हैं वो भी बनाई हैं, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में ये कवर कर पाएँ। तो एक तो पार्ट 1 है इसका, एक आपका क्या है पार्ट 2, जिसमें आप 2 क्लासों में पूरा भूगोल कवर कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, और इसमें बहुत अच्छे से मैंने इतनी अच्छी अच्छी स्लाइडें बनाई हैं। आप इसको देखना, पहले क्लास को देखना, तब आपको पता लगेगा कि क्लास किस लेवल की है, किस तरह का कंटेंट है और किस तरह का पढ़ाया हुआ है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपनी न्यायपालिका को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया कि ये जो है हमारे पार्ट 5 का हिस्सा है। न्यायपालिका पार्ट 5 का हिस्सा है, जो कि पार्ट 5 आपका आर्टिकल 52 से लेके आपका आर्टिकल 151 तक चलता है। तो ये पार्ट 5 का हिस्सा है। हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी को। और इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया होगा, जब हमने शुरुआत की क्लासें की होंगी तो हमने आपको बताया होगा कि भारत में जो न्यायपालिका का जो ढांचा है ना, भारत में जो न्यायपालिका का जो ढांचा है वो एकीकृत ढांचा है। कैसा है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड आपकी क्या है न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड आपकी जुडिशरी है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। क्या सर? एकीकृत का मतलब यह है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके भी नीचे हमारी पंचायत हैं। तो इस तरह से हमारा क्या एक शेड्यूल बना हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट रहता है, उसके बाद आपका क्या है हाई कोर्ट रहता है, उसके नीचे आपका क्या रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है। इसका सर मतलब नहीं समझ में आया है। ये मतलब इसमें एकीकृत व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट है तो आप अगर हाई कोर्ट में अगर किसी राज्य में, अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या इसका मामला है। देखिए इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या फंडा है। जैसे कि आपने पढ़ी है विधायिका आप पढ़ते हैं, कार्यपालिका आप पढ़ते हैं। तो कार्यपालिका क्या है, केंद्र की कार्यपालिका आपकी अलग है
उसमें जैसे आपका पीएम है, पीएम पूरे भारत का ही पीएम है, और केंद्र की आपकी विधायिका है जैसे कि संसद है, और स्टेट्स की अपनी क्या होता है, विधानमंडल होता है, राज्यों का अपना विधानमंडल होता है, और राज्यों के कुछ अपने क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है, अपने अलग अलग कानून बनाने का हक होता है। तो उनकी अलग कार्यपालिका होती है, अलग उनका विधायिका होती है, उनमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, और केंद्र में आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है। लेकिन जो हमारा न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो केंद्रीकृत है, मतलब सबसे ऊपर इसमें क्या है, अगर आप किसी, मान लिया आप एक लोकल जगह पे रह रहे हो, आपके खिलाफ या आपने कोई मुकदमा करना, कोई केस है, तो आप कहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका नहीं होता है तो आप उसी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, उसी संबंधित राज्य के, मतलब जिस राज्य में आप रह रहे हैं। अगर वहां से भी आपका नहीं होता है तब जाके आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं लेकिन आपकी जो पहुंच है वो सुप्रीम कोर्ट तक होगी। आप सुप्रीम कोर्ट तक अपने फैसले को, अपने मतलब मुकदमे को लेके जा सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड मामला है, मतलब सर्व जो शक्तिमान है जो न्यायपालिका, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको लोअर कोर्ट बोलते हैं। तो ये सारी व्यवस्था होती है। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब सर यही है कि अगर आपका कोई मामला हाई कोर्ट में भी नहीं निपटता है तो आप उसमें क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं बनता है तो आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं बनता है तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और ये इस तरह से एक पिरामिडिकल आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि सबसे नीचे हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रखा है, उसके ऊपर हाई कोर्ट को, और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये इस तरह से चलता है। अब जो भारत में जो इंटीग्रेटेड आपकी न्यायपालिका है, ये जो न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है, ये एकदम स्वतंत्र और सर्वोच्च है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वैसे तो भारत में सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है, संविधान से आगे कुछ भी नहीं है, संविधान से आगे आपका क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका, क्योंकि भारत में शासन के 3 पिलर हैं, सरकार के 3 आपके बहुत ही बड़े आपके क्या हैं, शासन व्यवस्था के पिलर हैं, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपका क्या है, विधायिका। तो जो न्यायपालिका है वो हमारी स्वतंत्र है, इस पर किसी का क्या है, वो नहीं है। और आपने आर्टिकल 50 में पढ़ा भी होगा कि भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है, आपका आर्टिकल 50-50 कर देता है, उनको अलग अलग करता है, पृथक करने का कार्य करता है। तो एकदम स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका, इस पर किसी का दबाव नहीं चलता है, एकदम सर्वोच्च है, इसका फैसला सर्वमान्य होता है। इसने अगर फैसला दे दिया मतलब दे दिया। अब क्या है, ये इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की भी क्षमता होती है, ये न्यायिक समीक्षा करती है। मतलब जैसे कि कोई भी आपका कार्यपालिका, विधायिका ने कोई भी लॉ बनाया, कोई भी कानून बनाया, तो न्यायपालिका के पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस कानून को एग्जामिन करेगी, वो कानून वैध है या अवैध है, उस कानून की क्या हदें हैं, उस कानून को क्या लागू किया जा सकता है। तो ये पुनर्वलोकन का कार्य कौन करेगा, ये सारा का पुनर्वलोकन या समीक्षा या उसका एक तरीके से जांच करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका की सक्रियता भी इसमें दिखाई गई, सक्रियता, एक्टिविज्म, जैसे कि बहुत सारे अब केस देखते हैं पेंडिंग पड़े रहते हैं, और तो उनमें सक्रियता का भी काम क्या है, ये न्यायपालिका, जैसे कोई भी आपका मामला हाई कोर्ट में हिलगा पड़ा है, उलझा पड़ा है, तो ये न्यायपालिका क्या करती है, उसमें आप सक्रियता के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्टिविज्म दिखाएगा, मतलब अपनी एक्टिवनेस दिखाएगा, और उस केस को जल्द से जल्द रफू करने की कोशिश करेगा। अब ये तो हमारा क्या है, जुडिशरी का सिस्टम है, ये क्या है, हमारी क्या है, न्यायपालिका का सिस्टम है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो 124 से लेके 147 तक दिया हुआ है। 124 से लेके 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट चलता है। इतने आर्टिकल आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूँ। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, और आज के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख के लाया हूँ।
सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये अंतिम व्याख्याता है। मतलब जो न्यायपालिका से संबंधित कोई भी निर्णय का अंतिम जो एग्जामिनर है, अंतिम जो व्याख्याता है, वो कौन है? हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याता। मतलब संविधान में क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ कैसी लिखी हुई है, संविधान की कोई भी चीज़ को कैसे व्याख्या करना है, उसकी अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि संविधान को सही रूप में व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास है, एक बार देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे। देखिए, आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार इस पेन को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, ये बहुत मोटा है, तो अब सही है। ये आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया था, तो उस एक्ट के जरिए आपने देखा होगा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एलिजा एम्पे होते हैं। एलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला लेक्चर देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी। मैंने बहुत अच्छे से ये रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाया है। अब तो हमारा पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 1774 में बना था, कलकत्ता में बना था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो अंग्रेजों ने बनाया था, और वो एक उसकी कुछ हदें थीं। वो इस तरह का जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो और उस समय के सुप्रीम कोर्ट में बहुत फ़र्क है। और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है उसकी नींव कहाँ से पड़ती है, उसकी बुनियाद कहाँ से पड़ती है? तो आपने एक अधिनियम पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसके आधार पे 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में। तो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं। फेडरल संघीय न्यायालय को क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट बोलते हैं। और इसके जो जज थे वो मॉरिस गेबेर थे। कौन थे? मॉरिस गेबेर थे। तो संघीय न्यायालय जो 1937 में बना था उसके जज मॉरिस गेबेर थे। और यही जो संघीय न्यायालय है, यही जो फेडरल कोर्ट है, ये जो फेडरल कोर्ट है, यही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में बन जाता है। मतलब इसी फेडरल कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया जाता है। कब? 28 जनवरी 1950। आप 26 जनवरी 1950 मत लगाना इसको। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कब होती है? 1950 को 28 जनवरी को। वैसे तो 1937 में फेडरल कोर्ट बन गया था, उसी फेडरल कोर्ट का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। और इसके जो मुख्य जज बनाए गए थे वो आपके हीरा लाल जे कानिया बनाए गए थे। क्या नाम था उनका? हीरा लाल जे कानिया। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। मतलब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आर्टिकल के थ्रू कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की योग्यता है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। आर्टिकल आपका 124, क्योंकि 124 में ही आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसी बात आर्टिकल आपका 124 कहता है। आर्टिकल 124 क्या कहता है? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, ये जो मूल संविधान में जो बात की गई थी 124 के जो आर्टिकल में बात की गई थी, तो उस टाइम पे जो मूल संविधान में जो जज थे वो 8 जज थे। कितने थे? 8। कैसे 8 तर थे? एक तो आपका मुख्य जज था और 7 आपके अन्य जज थे, तो 8 जज थे। और संसद ने ऐसा इसमें कहा भी है, जब तक कि संसद को नहीं लगेगा कि और जजों की नियुक्ति करना चाहिए, तब तक संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी कि और जजों की नियुक्ति करना चाहिए। मतलब संविधान में ये कहा गया है कि आर्टिकल 124 में ये भी कहा गया है कि जो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की संख्या है वो भी डिसाइड करने का अधिकार किसको है? संसद को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को है। और वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो एक तो आपका मुख्य जज है और 33 आपके क्या है? अन्य जज हैं। कुल मिला के 34 जज आपके क्या है? वर्तमान में हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद ही तय करती है, ये तो मैं बोल ही चुका हूँ। संसद के पास ही ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को तय कर पाए कि कितने न्यायाधीश आपके मतलब सुप्रीम कोर्ट में रहने चाहिए। तो आज के दौरान, आज के समय में, वर्तमान समय में जो संख्या है वो 34 है। और 34 को हमेशा 1+33 करके लिखा जाता है, इसीलिए मैंने एक मुख्य जज लिखा है और 33 अन्य जज लिखे हैं।
आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इनकी जो योग्यता की बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो चाहिए होती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो चाहिए होती है। तो मुख्य न्यायाधीश अगर आप बनते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश की, इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट में जब भी योग्यता की बात करें तो आपको मुख्य न्यायाधीश की बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो जज हैं उनकी योग्यता का अलग बात है, लेकिन उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और कैसे नियुक्ति होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, नागरिक होने के साथ साथ और वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, या और वो 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में उसने क्या है, जज के रूप में कार्य किया हो, तब वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। अगर उसके पास ये नहीं है, देखिए पहली वाली क्वालिटी ये तो मस्ट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी में अगर वो ये वाला इसके पास नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, वो हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, एक वकील के तौर पे काम किया हो 10 सालों तक। अगर ये भी क्वालिटी नहीं है तो क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नज़रों में किसी विधि पारंगत व्यक्ति को, राष्ट्रपति अपनी नज़रों में किसी विधि पारंगत व्यक्ति को जिसके पास कानून की बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है उसको। अगर सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो क्या बोलता हूँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का कार्य है वो राष्ट्रपति के हाथों में है। जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की भी जो क्या बोलता हूँ वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद एक कोलोजियम प्रणाली बनती है। और ये जो कोलोजियम प्रणाली है इसमें क्या होता है, ये कोलोजियम प्रणाली क्या करती है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके जजों की नियुक्ति करते हैं। कैसे? ये जो कोलोजियम व्यवस्था है इसमें क्या होता है, 5 जज होते हैं। 5 जज में क्या होता है, एक तो आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 आपके अन्य जज होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं, मतलब वरिष्ठ जज होते हैं। ये 5 जज मिलके एक कोलोजियम व्यवस्था बनाते हैं और ये जज रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को कि इन जजों को आप क्या है, नियुक्त कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जज होते हैं, 33-34 जज होते हैं, हाई कोर्ट में तो बहुत सारे जज होते हैं। तो उन जजों की जो नियुक्ति है वो कोलोजियम प्रणाली के अंतर्गत होती है। सर ये कोलोजियम क्या है, इसको ख़त्म भी कर दिया गया था। जो 99 क्या बोलता हूँ संविधान संशोधन आया था 2014 में, उसमें इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था और उसमें एक अलग प्रणाली को लाया गया था, लेकिन बाद में उस प्रणाली को भी रद्द कर दिया गया, फिर से कोलोजियम प्रणाली को जिंदा किया गया। फिर से अब कोलोजियम प्रणाली के द्वारा ही जजों की नियुक्ति होती है। कोलोजियम में कम से कम 5 जज आपके होते हैं। कोलोजियम में 5 जज होते हैं, एक आपका मुख्य जज, 4 आपके सीनियर जज, और ये जज और राष्ट्रपति मिलके अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की जो शपथ है ना, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सभी न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उनके जजों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन वहाँ किसी के और के कहने पे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हम सारी चीज़ें हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। और हाई कोर्ट हम कब पढ़ेंगे? हाई कोर्ट को हम पढ़ेंगे जब अभी हमको लेजिस्लेचर पढ़ना है स्टेट की लेजिस्लेचर को पढ़ना है, उसकी विधायिका को पढ़ना है, सीएम को पढ़ना है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का काम कौन करता है? उनको शपथ दिलाता है आपका राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 125। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 125 बात करता है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते की बात करता है। तो इनका जो वेतन और भत्ता है ये संसद तय करती है। कौन तय करता है? संसद तय करती है इनके वेतन और भत्ते की। देखिए, आर्टिकल 125 में क्या कहा गया है? न्यायाधीशों का वेतन, जिसमें मुख्य जो जज है उसका जो वेतन है वो 2,80,000 होता है और अन्य जजों का जो वेतन है वो 2,50,000 होता है। और ये वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और है, इसमें वेतन भत्ते और पेंशन की भी बात की गई है। तो पेंशन भी इसमें दी जाती है। जब कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलती है।
और वो पेंशन भी भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में ये फैसला मतलब बिल्कुल ही उल्टा है। हाई कोर्ट में क्या है, जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दी जाती है और जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो बताएंगे भी। उसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है 126 यानी 126, इसमें मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की बात क्या है, इसमें ऐसा होता है जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, कभी कभार ऐसा होता है कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो जाता है, तब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। मुख्य जो क्या बोलता हूँ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये कैसे, जो अन्य जज होते हैं ना, उन्हीं में से एक वरिष्ठ जज को क्या करता है, नियुक्त कर देता है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम क्या होता है, अनुपस्थित होता है किसी कारणों से। 127 में क्या कहा गया है, तदर्थ न्यायाधीश की बात की गई है। जब गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक कोरम होता है और उस कोरम में अगर जो क्या बोलता हूँ जजों की संख्या कम हो गई है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तब जाके क्या है, इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और इन तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है खुद। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को ही तो लगता है कि जजों की संख्या में कमी है, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से करता है, राष्ट्रपति की अनुमति से। और जो तदर्थ न्यायाधीश हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये हाई कोर्ट से उठा लिए जाते हैं। मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं अलग अलग आपके स्टेट्स के, जिसमें देखा जाता है इस हाई कोर्ट में तो बहुत जज हैं, चलो वहाँ से कुछ तदर्थ न्यायाधीशों को ले लेते हैं, तब तक हमारा काम चलेगा। कभी भी ऐसा लगता है अगर मुख्य न्यायाधीश को कि हमारे यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो वो क्या करता है, तदर्थ न्यायाधीशों को क्या करता है, नियुक्त कर लेता है। राष्ट्रपति की अनुमति लेता है, कहता है इन जजों को मैं नियुक्त करना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति कहता है आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें। सुप्रीम कोर्ट के उसमें कोई भी खलल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में दखल नहीं होना चाहिए, कोई भी फैसला अटूट मतलब अटपटा नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो कितने भी जज ले सकते हैं। अब 128 में क्या कहा गया है, सेवानिवृत्त। एक बात, एक पॉइंट आपका छूट रहा है, ये जो तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। तो फ्रांस के संविधान से तदर्थ न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और ये आर्टिकल 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करता है। आर्टिकल जो आपका क्या बोलता हूँ 128 है, 128 ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करता है। ये सर कैसा होता है, जैसे कोई भी न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त हो गया है, मतलब वो उसकी सेवा खत्म हो गई है, वो पहले न्यायाधीश हुआ करता था, अब वो न्यायाधीश नहीं है, रिटायर हो गया है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है ये जो केस मेरे सामने आया है, किसी भी न्यायाधीश को लगता है ये जो आपका ये जो केस आया है, मुख्य न्यायाधीश समझता है ये केस मेरे हैंडल से बाहर है, मतलब मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये केस वो जो पहले जज हुआ करते थे उन्होंने इस तरह के केस को हल किया था, उन्होंने ऐसे केस को, उन्हें बहुत तजर्बा ऐसे केसों को हल करने का, चलो उनको करते हैं। तो वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, किसी भी मुद्दे के लिए, किसी ऐसे विशेष मुद्दे के लिए उनको अल्पकाल के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। अल्पकाल के लिए, ये क्या होता है, अल्पकाल के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। और इसकी जो नियुक्ति है वो भी आपका मुख्य न्यायाधीश ही करता है, लेकिन वही बात है राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्व अनुमति से। और ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ये आपका सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है, ये आपका हाई कोर्ट से भी आ सकता है, ये कहीं से भी नियुक्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं से भी ये नियुक्त हो सकता है। अब इसका जो वेतन है वो आपका राष्ट्रपति तय करेगा। कौन तय करेगा, वेतन राष्ट्रपति के हाथों में होता है, इसका वेतन राष्ट्रपति तय करता है। तो ये आप याद रखना कि सेवानिवृत्त किस में दिया है, 128 में, तदर्थ न्यायाधीश 127 में। मैंने बहुत ही क्लियर कट करके लेके आया हूँ। बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में थी, जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ है, लेकिन उतना डिटेल में मैं इसमें नहीं ला सकता हूँ पूरा का पूरा, वो तो फिर जखीड़ा हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही ला सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो न्यायाधीशों के कार्यकाल और उनको हटाना, इसके बारे में बात करते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल और उनको हटाया जाना, ये जो बातें हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं,
उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें होच पोच में हैं, बहुत इधर से उधर लिंकिंग में है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए कार्यकाल की बात करते हैं तो संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तो दिया नहीं है, संविधान में कोई डेफिनेट कार्यकाल न्यायाधीशों का नहीं दिया है। जो कार्यकाल है न्यायाधीशों का वो डेफिनेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक क्या है काम कर सकते हैं। मतलब कोई भी चाहे वो किसी भी उम्र में क्या हुआ है मतलब नियुक्त हुआ, मान लिया 50 की उम्र में हो गया वो नियुक्त, तो भी वो क्या है 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। और अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति को इस्तीफा देके पद से मुक्त हो सकता है। ये तो दो कंडीशनें हो गई उसके कार्यकाल की, एक तो वो अपने आप छोड़ सकता है इस्तीफा देके, दूसरा आपका क्या है वो 65 वर्ष तक बना रहेगा, 65 वर्ष के बाद में उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब क्या है अगला जो है पॉइंट है वो हटाने की बात। कभी कभी होता है किसी को हटाया जाता है। अब अगर किसी जज को हटाना है तब क्या होगा, किसी भी जज को हटाने की बात यह है, किसी भी जज को, ये इसका आधार क्या होगा हटाने का, इसका आधार क्या होगा साबित कदाचार। मतलब कोई भी ऐसा मामला साबित हो जाए उस पार्टिकुलर जज के खिलाफ कि उसने जो क्या बोलता हूँ कदाचार, एक सदाचार होता है एक कदाचार होता है। कदाचार मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है, उस सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने क्या किया हो, कोई ऐसी घटना को घटित कर दिया हो जो उसके आचरण को शोभा नहीं देती है, उसके सदाचार को शोभा नहीं देती है, और उसने एक कदाचार वाला काम कर दिया है, मतलब एक गलत काम कर दिया है, जिससे क्या है सुप्रीम कोर्ट की जो क्या बोलता हूँ उसको क्या बोलता हूँ उसकी तौहीन की बात आ जाती है। तो बात ये ऐसा होता है। या फिर असमर्थता उसने दिखाई हो, असमर्थता मतलब वो जज तो है लेकिन वो उस लायक नहीं है, असमर्थ है उन सब चीज़ों में, तब भी उसको कोई ना कोई हटाने की बात करेगा। तो ये बात होती है। अब अगर किसी भी जज को हटाना है तो सूचना उसको देनी होगी 14 दिन पहले, और सूचना देने के बाद क्या करना होगा, उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, अगर लोकसभा में ला रहे हैं किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्य कम से कम वो प्रस्ताव लेके आए, और उसको जो स्वीकृति है ना वो अध्यक्ष उसको स्वीकृति दे। अगर उसने मना कर दिया तब तो हटाया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसने स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा, जो लोकसभा स्पीकर है उसे स्वीकार करना होगा कि हाँ सही है प्रस्ताव। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा लाती तो उसमें कम से कम 50 लोगों की सहमति चाहिए होती, और वो भी इसको क्या है उसका सभापति इसको स्वीकार करता, तब जाके ऐसा होता। तो ये दोनों में से कोई भी ला सकता है। अगर लोकसभा ला रही है तो 100 लोग लाने चाहिए, और अगर राज्यसभा है तो कम से कम 50 लोग लाने चाहिए। अब चलो ये तो हो गई प्रस्ताव। अगर प्रस्ताव आता है, मान लिया कि लोकसभा से प्रस्ताव आ गया, तो अब क्या होगी, उसकी जांच होगी। जांच कौन करेगा, दूसरा सदन जांच करेगा। जांच कौन करेगा, दूसरा सदन जांच करेगा, और उसके लिए एक जांच समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, जांच समिति की एक स्थापना होगी, और इस जांच समिति में क्या होगा, 3 सदस्य होंगे, जिसमें क्या है 2 तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, 2 जज आपके सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जिसमें आपका मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अगर किसी अन्य जज को हटाने की बात हो रही है तो फिर मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश को हटाने की बात हो रही है तब फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट के 2 कोई भी जज होंगे जो सीनियर जज होंगे, और एक अन्य आपका सदस्य होगा जो बहुत बड़ा विधि ज्ञाता हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो सकता है जिसे विधि का कानून का बड़ा अच्छा ज्ञान हो। तो वो ये 3 लोग हो सकते हैं, वो जांच करेंगे, और जांच के दौरान जो न्यायाधीश है अपना पक्ष रख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना पक्ष ना रखे, उसको ये अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखेगा कि देखिए ये जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है ये बहुत गलत आरोप है। और अगर आरोपों की जांच सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है, सच हो जाती है, तो क्या होता है, फिर वो जो प्रस्ताव आया था, मान लिया लोकसभा से आया था, तो लोकसभा से वो उसे विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा। अगर मान लिया कि लोकसभा से वो विशेष बहुमत बोले तो 2/3 से पास होना पड़ेगा। 2/3 से मतलब समझते हैं ना आप, अगर 3 लोग प्रस्ताव लेके आए हैं तो कम से कम 2 लोग उसमें से हाँ करें कि ये सही है, पास कर दें।
और राज्यसभा में भी वही ऐसा होगा कि 2 में से आपका 3 में से आपका 2 लोग पास कर दें। फिर आपकी क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाएगी उस पर कि हाँ इस जज को हटाना चाहिए और न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना होगा। सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जो आर्टिकल आपका आता है 129 आता है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसका अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य होना। मतलब कोई भी केस है, कोई भी फैसला है, उसको एक रिकॉर्ड के तौर पे सुरक्षित रखना, उसके सारे के सारे केसेस को रिकॉर्ड रखना। आप पढ़ते नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं तो वो एक रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस हुआ, आपका IC गोलकनाथ केस हुआ, ये सारे के सारे क्या है, रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। कई बहुत ऐसे ऐसे फैसले ही होते हैं कि उनको रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उनसे संविधान को एक बहुत बड़ा एक क्या मिलता है, एक बेज मिलता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है। अब अगर इन चीज़ों की कोई अवमानना करता है, अवमानना करने पर उसको 6 वर्ष की सजा होगी और क्या होगा, 2000 रुपये का जुर्माना भी होगा। 6 वर्ष की सजा खाली हो सकती है, या फिर 2000 का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये अधिकार हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पंचायतों को भी है, अगर उनके कोई इस मामले की क्या करता है, जैसे कि हाई कोर्ट में भी अभिलेख न्यायालय होगा या नहीं होगा। मतलब ये क्या है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि होगा कि नहीं होगा। अभी आप उसको सस्पेंस में रखिए, और अगर आप समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को भी अगर उनके फैसले की कोई अवमानना करता है तो उनको भी ये अधिकार है कि वो उस पार्टिकुलर व्यक्ति को जेल की सजा, 2000 जुर्माना का वो अधिकार रखते हैं। अब आर्टिकल 130 को पढ़ते हैं, और आर्टिकल 130 में क्या गया है, हाई जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके स्थान की बात की गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा कहाँ पे, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, ये किस आर्टिकल में लिखा है कि उसका स्थान दिल्ली में है, तो 130 में लिखा है। और इसको जो निर्धारण करेगा ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, CJI करेगा। ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से हटा के कहीं और भी रख सकता है। तो 130 में उसका स्थान निर्धारण करने की बात की गई है, और स्थान का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। आर्टिकल 131 पे आते हैं, और ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकारिता क्षेत्र है ना, उसके बारे में बात करता है। जो मूल अधिकारिता क्षेत्र, जैसे कि आपका क्या है, मूल अधिकारिता क्षेत्र में क्या है कि इसका पूरा का पूरा मसला क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के कोई भी मुकदमा जो होते हैं ना, उनको निपटारा करना। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कार्य हैं, और या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के, देखिए राज्यों के बीच कोई मामला बन जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य के बीच कोई मामला बन जाए तो निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, जो आपने आर्टिकल आपका क्या है 71 में हमने आपको बताया होगा, आर्टिकल हमने आपको बताया था, आर्टिकल 71, उसमें हमने आपको पढ़ाया होगा। जब हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पढ़ा था तो हमने बताया था कि आर्टिकल 71 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जुड़े जो विवाद होते हैं चुनाव से, उनको निपटाता है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही मामला होता है। अब 132 में क्या कहा गया है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें दीवानी आपके अधिक मामले आते हैं, फौजदारी मामले आते हैं। अब इनको हम जो लोअर कोर्ट हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि दीवानी और जो फौजदारी आखिर होती क्या चीज़ें हैं, उनको हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 133 में क्या कहा गया, सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो सिविल मामले होते हैं ना, जो नागरिक आपके मामले होते हैं, सिविलियन जो केसेस होते हैं, उनमें 133 में सुप्रीम कोर्ट उनमें अपना क्षेत्रीय अधिकार दिखा सकता है। मतलब इनकी सुनवाई कर सकता है, इनके फैसले दे सकता है, इनके मामलों को निपटारा कर सकता है, और यही होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, सिविल हैं, आपराधिक हैं, बहुत सारे आपके क्षेत्राधिकार, सलाहकारी आपके क्षेत्राधिकार हैं, बहुत सारे आपके अधिकार हैं। उन सबको जानना आपको इतना अभी जरूरी नहीं है। 134 में क्या कहा गया है, आपराधिक मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या है, निर्णय दे सकता है, अपना फैसला दे सकता है, अपना जो ये मामले उनको निपटा सकता है।
और 134 के ए में क्या कहा गया है, अपील के लिए एक प्रमाण पत्र को भी जारी कर सकता है। अपील के लिए प्रमाण पत्र क्या होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 135 में क्या लिखा है, देखिए उसमें क्या कहा गया है कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 35, आर्टिकल 135 जो है ना, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना। वैसे तो हमारा फेडरल न्यायालय से ही सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन फिर भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना मतलब फेडरल न्यायालय की तरह काम करना। फेडरल न्यायालय का मतलब होता है जो संघ में, केंद्र में और राज्य में दोनों के लिए काम करे। वैसे तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन हमारा क्या है ना कि जो जुडिशरी है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड आपका है, न्यायपालिका एक ही है। तो क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो भी विवाद बनेगा यही फेडरलिज्म कहलाता है। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद को निपटाना फेडरल न्यायालय का कहलाता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच को विवाद, ये भी आपका फेडरल होने का काम करता है। अब हम एक बार एक क्लास अपनी लेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद को पढ़ेंगे। संघवाद क्या होता है, आखिर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्वाजी फेडरल क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, कंप्लीट फेडरलिज्म क्या होता है, अर्ध संघीय क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें देखेंगे। एक क्लास उसकी डालूंगा मैं, चाहे वो मैं लास्ट में ही लूँ, लेकिन लूँगा जरूर। अब 136 जो आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति का प्रावधान। किसी भी अपील के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति का प्रावधान, कोई भी अपील है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी विशेष प्रावधान को जोड़ सकता है। ये बात 136 में कही गई है। अब जो हम समीक्षा की बात करते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं, वो बात आपकी 137 में की गई है। तो ये बात आपको याद रखना है। जो हम न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करते हैं ना वो 137 में दी गई है। आर्टिकल 137 में न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले की क्या कर सकता है, पुनर्परीक्षण कर सकता है, पुनर्निरीक्षण कर सकता है, पुनर्वलोकन कर सकता है। आर्टिकल 138 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। मतलब वैसे तो सारे के सारे क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो पहुंच नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन तक अपनी पहुंच बना सकता है, उन क्षेत्रों को अपने बढ़ा सकता है कि ये मेरे अंडर में आते हैं। ये बात आर्टिकल 138 में है। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 कहता है उच्चतम न्यायालय की कुछ विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति। जैसे कि आपने आर्टिकल 32 को पढ़ा होगा, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो उसमें 5 तरह की रिटें जारी करने की बात की गई थी। आर्टिकल 32 जो था वो संवैधानिक उपचारों की बात कर रहा था। तो ये जो रिट्स होती हैं जिनको PLI कहते हैं, पब्लिक लिटिगेशन इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं। तो PLI मतलब जनहित में याचिका आप डाल सकते हैं। तो वो आपकी क्या है, आर्टिकल 39 के तहत 139 के तहत आर्टिकल जो 32 होता है ना उसमें वो चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून, उच्चतम न्यायालय ने अगर किसी भी कानून को घोषित कर दिया है तो वो सभी न्यायालयों पर लागू होगा। क्या है, सभी के सभी जो न्यायालय हैं उन पर लागू होगा। ये बात आर्टिकल 141 कहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल आ जाता है 143। सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो उसको सलाह देनी भी होगी और नहीं भी देनी होगी। कैसे, अगर किसी सार्वजनिक महत्व है, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का मतलब प्रश्न है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है राष्ट्रपति को। लेकिन क्या है, किसी पूर्व संवैधानिक विधि के लिए बाध्य है। अगर कोई भी ऐसा मामला है, राष्ट्रपति ने पूछा कि हमको जब ये हमारा संविधान नहीं बना था ना उसके पहले की कुछ कंडीशनें बताओ, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट है ना उसके बारे में हमको समझाओ, क्योंकि राष्ट्रपति तो संविधान के ज्ञाता नहीं होते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि हमको जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इनके बारे में बताओ। तो ये क्या है, संविधान से पूर्व विधि है ना, संविधान से पहले की विधियां हैं, उनके बारे में अगर राष्ट्रपति पूछता है तो उनको बताना पड़ता है। तब क्या है, उनको बताना ही पड़ता है, तब सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है, बाध्य है।
लेकिन उसके बाद की बात पूछे जैसे कि 1950 के बाद में, तो वो कहेगा, तब वो बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पब्लिक इम्पोर्टेंस के महत्व पर भी ऐसा ही है कि वो बता सकता है और नहीं भी बता सकता है, दे भी सकता है, नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सलाह दी है, जो भी एडवाइस दी है, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसकी सलाह मान भी सकता है। देखिए, एक तरफ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है हर मामले में, और राष्ट्रपति भी उसकी हर सलाह को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको मैं इसमें टाइप कर दूंगा यहाँ पे। वो आर्टिकल इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं टाइप कर दूंगा क्योंकि 47 तक है, आपको दे दूंगा, जिसमें अभी 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, मैं इनमें टाइप कर दूंगा ताकि आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि हाँ, ये आर्टिकल भी हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। मतलब जैसे कि आर्टिकल 147 है, वो अंतिम व्याख्याता जो है हमारा संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कहा गया है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो पहले CJI थे ना, उसको देख लेते हैं। जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हीरालाल जेकानिया थे, आपको मैंने बताया था। और जो वर्तमान में है वो D. चंद्रचूड़ है, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें क्या है, न्यायाधीश हैं हमारे। और जो सबसे लंबे समय तक आपके क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1978 से लेके 1985 तक, वो Y. चंद्रचूड़ थे। और ये Y. चंद्रचूड़ D. चंद्रचूड़ के पिता हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे कम उम्र के, मतलब सबसे कम समय तक कौन रहे, वो KN सिंह रहे। और ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहे। मात्र 18 दिन 17 दिन आपके ये रहे। अब कुछ और फैक्ट हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। अब ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है, ना कि मुख्य जज है। ये M. फातिमा बीबी हैं। M का मतलब होता है मिदत फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला एडवोकेट जो जज बनी, पहली महिला एडवोकेट जो जज बनी, ये इंदु मल्होत्रा हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो होती है ना, आपने सुना होगा, इस बेंच ने ये फैसला दिया। तो उस बेंच में जो जज होते हैं ना, जजों की संख्या कम से कम 5 होगी, और जो सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी, वो 13 होगी। जैसे कि 1973 में जो आपका क्या बोलता हूँ, केशवानंदा भारती केस आया था ना, उसमें क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस में 13 जज आपके बैठे थे। 13 जजों ने उसको उस फैसले को दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है। और अगर आप लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास को आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को इसकी फ्री PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल, जो कि महान सर के नाम से है, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी फ्री PDF। अगर आपको इसको कंप्लीट PDF आप चाहते हैं तो आपको इसकी कंप्लीट PDF 5-6 दिन बाद आपको मिल जाएगी। इसका डाटा तैयार हो चुका है, तैयार होने वाला है, मतलब कर ही रहा हूँ। तो इसका आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जिसमें आप पूरी की पूरी PDF खरीद पाएंगे और बहुत ही सस्ते दामों में खरीद पाएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।